2001 का साल और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ठीक दिल पर एक सीधा वार। आज के इस विश्लेषण में हम उस घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, 2001 का संसद हमला। आइए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं और समझते हैं कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। दिल्ली में सर्दियों की वो हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई थी। एकदम आम दिन लग रहा था। अंदर संसद में ताबूत घोटाले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही थी और बाहर पत्रकार आम राजनीतिक चर्चाओं में व्यस्त थे। सब कुछ इतना सामान्य था, किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एक सफेद एम्बेसडर कार मौत का पैगाम लेकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 13 दिसंबर की उस खौफनाक सुबह से। तनाव अपने चरम पर तब पहुंचा जब गेट नंबर 11 के ठीक बाहर उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने के लिए तैयार खड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अंदर घुसे कैसे। ये कोई आम घुसपैठ नहीं थी। इन आतंकियों ने बहुत चालाकी से एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कश्मीरी गेट से एक लाल बत्ती खरीदी और उसे कार पर लगा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, विंडशील्ड पर गृह मंत्रालय का एक जाली वीआईपी स्टिकर चिपका रखा था। बस इसी धोखे और वीआईपी एंट्री के भ्रम का फायदा उठाकर वो बिना किसी खास चेकिंग के सुरक्षा घेरे को पार करते हुए सीधे परिसर में घुस गए। सुबह के ठीक 11:40 हो रहे थे। कार तेजी से अंदर दाखिल होती है, लेकिन तभी सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी को गाड़ी की तेज रफ्तार देखकर कुछ अजीब लगता है। शक होते ही वो उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ती हैं। इसी हड़बड़ाहट में आतंकियों की कार सीधे उपराष्ट्रपति के काफिले से टकरा जाती है। खुद को घिरता देख वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। अपनी जान गंवाने से ठीक पहले वॉच एंड वार्ड स्टाफ जेपी यादव ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया और सच मानिए, इसी एक अलार्म ने उस दिन अंदर मौजूद सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। यहां से शुरू होता है संसद पर सीधा हमला। एक बार जब गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी तो इस हमले का असली और खौफनाक मकसद सामने आने लगा। भारी हथियारों से लैस 5 आतंकी अब सीधे सेंट्रल लॉबी को निशाना बनाना चाहते थे। पूरे 30 किलो, जी हां, बाद में उस सफेद एम्बेसडर कार से 30 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, उनका मकसद सिर्फ बाहर से गोलियां चलाना नहीं था। वो इस भारी विस्फोटक के साथ संसद के अंदर घुसना चाहते थे, जहां उस वक्त गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी समेत 200 से ज्यादा सांसद मौजूद थे। तबाही का प्लान बहुत बड़ा था। जैसे ही बाहर AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर्स चलने की आवाज आई, अंदर संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के फोन की घंटी बजी। उन्हें हमले की खबर मिली और पल भर में पूरे संसद भवन में हड़कंप मच गया। लेकिन संसद सुरक्षा सेवा ने कमाल की फुर्ती दिखाई और बिना एक सेकंड गंवाए इमारत के सारे दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से सील कर दिए। आतंकियों के अंदर जाने का रास्ता अब बिल्कुल बंद हो चुका था। दरवाजे बंद होने के बाद बौखलाए हुए आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ भागे। ये वो गेट था जहां से प्रधानमंत्री का आना जाना होता था, लेकिन वहां सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार पहले से मुस्तैद थे। उन्होंने अपनी अचूक फायरिंग से 3 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। जब आखिरी बचे 5वें आतंकी को समझ आ गया कि अब अंदर घुसना नामुमकिन है, तो उसने हताशा में गेट नंबर 1 के पास खुद को बम से उड़ा लिया और देखते ही देखते सिर्फ 45 मिनट के भीतर यह भयानक मुठभेड़ खत्म हो गई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ उस 45 मिनट की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश रची गई थी। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस हमले के तार असल में 1999 से जुड़े हैं। आपको दिसंबर 1999 का वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का हाईजैक याद होगा। बंधकों की जान बचाने के बदले भारत सरकार को जिन आतंकियों को रिहा करना पड़ा था, उनमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। रिहा होने के बाद साल 2000 में इसी अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद बनाया और भारत से बदला लेने के लिए इस संसद हमले की पूरी साजिश रची। इस पूरी साजिश में एक बहुत साफ पदानुक्रम यानी हायरार्की काम कर रही थी। टॉप पर था मास्टरमाइंड मसूद अजहर, जिसने जेल में रहते हुए भारत की सुरक्षा खामियों को बारीकी से समझा था। दूसरा था गाजी बाबा, जो कश्मीर के पहलगाम में अंडरकवर रहकर पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। और तीसरा था अफजल गुरु, JKLF का पूर्व मिलिटेंट, जिसका काम इन 5 फिदाइन आतंकियों को दिल्ली लाना और उनके लॉजिस्टिक्स या ठहरने का इंतजाम करना था।
और जो ज़मीनी तैयारियां हुई वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली हैं। ये सब राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा था। एक लोकल कंप्यूटर सेंटर से फर्जी आईडी कार्ड बनवाए गए। खारी बावली बाजार से खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खरीदे गए ताकि अगर सांसदों को लंबे समय तक बंधक बनाना पड़े तो काम आए। ब्लैक मार्केट से बम बनाने वाले केमिकल जुगाड़े गए। और तो और हमले से ठीक पहले इन सब ने पुरानी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मटन और कबाब का अपना आखिरी खाना खाया। ये सब महीनों तक दिल्ली में बड़ी खामोशी से चलता रहा। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन पराक्रम और उस भयानक तनाव की ओर। इस हमले का असर सिर्फ संसद परिसर तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक बड़े युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। 5 लाख लोकतंत्र के मंदिर पर हुए इस हमले के बाद भारत चुप तो बैठने वाला नहीं था। 15 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया गया। 5 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात कर दिया गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि पूरे 10 महीनों के लिए सेना की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गईं। पूरी दुनिया सांस रोककर भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। एक तरफ भारत की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी। बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइलें, तोपखाने और टैंक तैनात थे। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और युद्ध के इस भारी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक पैंतरा चला। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बयान जारी किया और 6 आतंकी संगठनों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। इसी कूटनीतिक हलचल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आखिरकार अक्टूबर 2002 में भारत ने अपना सैन्य अभियान ऑपरेशन पराक्रम रोक दिया। युद्ध का खतरा तो टल गया, लेकिन न्याय होना अभी बाकी था। चलिए बात करते हैं जांच, ट्रायल और इस पूरी घटना के अंजाम की। घटनास्थल पर जो सबूत छूटे थे, उन्होंने ही इस आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। तो पुलिस को सुराग मिला कहां से? दरअसल मारे गए आतंकियों के पास से जो मोबाइल फोन मिले, उनके सिम कार्ड्स दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुए। इन्हीं सिम कार्ड्स की कॉल डिटेल्स के जरिए पुलिस मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंची और फिर पोटा कानून के तहत 4 अहम गिरफ्तारियां हुईं। अफजल गुरु, उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन, शौकत की पत्नी अफसाना गुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SAR गिलानी। इसके बाद शुरू हुई एक बहुत लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई। 2003 में पर्याप्त सबूत न होने के कारण प्रोफेसर गिलानी और अफसान को रिहा कर दिया गया। उसी साल मास्टरमाइंड्स में से एक गाजी बाबा को BSF ने श्रीनगर में मार गिराया। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की फांसी की सजा बरकरार रखी। हालांकि दया याचिका का मामला कई सालों तक लटका रहा और आखिरकार 2013 में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याचिका खारिज कर दी, तब अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। जो साजिश दिल्ली के अंदर महीनों तक रची जा रही थी, जिसके लिए सरेआम एक कार खरीदी गई, लाल बत्ती लगाई गई, फर्जी आईडी बने और होलसेल मार्केट से सामान खरीदा गया, वो सब कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़रों से कैसे बच गया? ये सवाल उस समय की एक बड़ी इंटेलिजेंस चूक को तो दर्शाता ही है, साथ ही आज भी हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की उन बारीक खामियों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है जिन पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता।